Welcome back. Good evening. We were talking about determinants. Until now, we learnt about introduction of determinant, minor, cofactors, expansion of determinants, and some properties. Today, I will continue properties of determinant. Earlier we learned 6 properties. पहले हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट के. आज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से ही में आगे बढ़ेंगे. आज 7th प्रॉपर्टी में लिख रखा है यहाँ पे. ये 7th प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है. इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो होता है आपको एलिमेंट डिटरमिनेंट मालूम है, और कॉलम भी होता है, इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स. इस एक्सप्रेशन को मैं एक डेल्टा ले लिए और डेल्टा मैंने लिखा a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, a2 b2 c2, a3 b3 c3. तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कोई रो या कोई कॉलम में 2 अगर टर्म होते हैं तो 2 डिटरमिनेंट आ सकते, या 2 से ज्यादा, जितने 3 टर्म होंगे तो 3 डिटरमिनेंट आएंगे, 4 टर्म होगा तो 4 डिटरमिनेंट आएगा. तो कहने का मतलब ये रो में 2 टर्म है a1 प्लस एक्स, तो मैं इसको 2 जगह 2 डिटरमिनेंट लिख सकता डेल्टा को. पहला, दोनों जो 2 डिटरमिनेंट बनेंगे वो दोनों डिटरमिनेंट के लिए एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. पहले वाले में a1 b1 c1, यहां a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट के लिए ये सेम होगा, a2 b2 c2, a3 b3 c3. इसमें और इसमें दोनों में सेम है, सेकेंड रो थर्ड रो. फर्स्ट रो यहां से लाया इसका a1 b1 c1 और इसका फर्स्ट रो x y z. ये प्रॉपर्टी काफी टाइम हेल्प करता है कुछ बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में. जैसे इसको मैंने डेल्टा 1 कहा तो ये डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या हुआ, डेल्टा आया. एक डिटरमिनेंट था डेल्टा, उसको 2 डिटरमिनेंट चेंज किया. इस प्रॉपर्टी के लिए इफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ एनी रो, फर्स्ट एलिमेंट 2 टर्म का सम है, सेकेंड एलिमेंट 2 टर्म का सम है, थर्ड एलिमेंट 2 टर्म का सम है रो में. कॉलम में वैसे ही, कॉलम में भी दिखाएंगे भी, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर, मैंने 2 ही का भी बात किया. देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स. 2 डिटरमिनेंट किया मैंने. आर्गुमेंट के लिए मैंने अगर यहां में सिर्फ ax1 रखा, अब तुम्हें पता नहीं चल रहा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग देखो तो कि इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म नहीं, लेकिन यहां 2 टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म बना सकते हैं हम, 0 प्लस 0. अब
एक्सपैंड करने के लिए a1 b1 c1 ये वाला ठीक से वही रहेगा। यहाँ x आएगा, यहाँ y की जगह 0 है तो ये 0 है, यहाँ पे 0 है। ओके, बोला मैंने हर एक एलिमेंट 2 टर्म का सम था, तो मैंने यहां पे एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड रखा, लेकिन यहां सिर्फ एक ही एलिमेंट फर्स्ट रो का 2 टर्म का सम है, a1 और x का, ये नहीं था। लेकिन अब इसको सेपरेट करना है तो टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है, कैसे कि एक ही बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, फास्ट एक्सपेंशन हो जाएगा, और इसको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ जो जिस तरह से वैल्यू होगा उस तरह से हम कर लेंगे। अगर इसी में यहां पे L होता, ओके, तो इसको एक टर्म मान के करते थे, यहां पे x प्लस L आता, और फिर से इसको करते तो इसका 2 और इसका 1 टोटल 3 हो, तो इसमें 3 टर्म हुए तो 3 डिटर्मिनेंट। तो जितने टर्म ऐड होते हैं एलिमेंट्स में उतने डिटर्मिनेंट में एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 है तो 2 डिटर्मिनेंट, मोर है 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ये तो मैंने रो वाइज करके दिखा दिया। कॉलम वाइज इसी चीज को देखूं मैं, a1 b1 c1 a2 प्लस x किसी में हो सकता है, b2 प्लस y c2 प्लस z, किसी रो किसी कॉलम में, एनी रो लिखा है मैंने, एनी रो और एनी कॉलम। तो वहां पे मैंने फर्स्ट रो से दिखाया है, सेकंड कॉलम से दिखा रहा है, कॉलम में बात कर रहे हैं। a3 b3 c3, अब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट का 2 टर्म का सम है हर एक एलिमेंट, तो 2 डिटरमिनेंट टूटेगा, लेकिन दोनों डिटरमिनेंट ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो मैं अगर इसको तोड़ूं तो पहला यहाँ पे a1 b1 c1 और यहाँ पे a3 b3 c3 प्लस इसमें वही रहेगा a1 b1 c1 a3 b3 c3। लेकिन यहां पे मैंने इस वाले को इसमें रखा तो इस वाले को उसमें रखेंगे, तो a2 b2 c2 और इसमें यहां x y z, तो एक डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट टूट गया। उसी तरह चाहूं तो मैं यहां पे इन दोनों को हटा दूं अगर आप, और चाहूं एक्सपैंड करना, तो यहां पे लिखेंगे +0 +0, एक एलिमेंट में आ गया। तो या तो हम रो वाइज इसको कर सकते थे या कॉलम वाइज, कॉलम वाइज कर रहे, रो वाइज तो बात कर ही चुके, कॉलम वाइज बात करें तो यहाँ 0, तो ये वाला तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, लेकिन यहां पे x की जगह 0 आया तो यहां पे 0 लिखेंगे, और यहां पे z की जगह 0 आया तो 0 लिखेंगे। अब ये वाला फास्ट कैलकुलेशन होगा, और इसका डिटरमिनेंट छोटा है या कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है पहले वाला, तो उसको हम सॉल्व करके फास्ट काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज काफी हेल्पफुल है, इससे 2 प्रॉपर्टीज निकाला गया, आगे वो जो बताया जाएगा वो समझेंगे हम लोग। ओके, अगर इसमें 3 टर्म होता तो 3 डिटर्मिनेंट आते, रो कॉलम में 2 है तो 2 डिटर्मिनेंट, मोर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने हैं टर्म उतने हैं डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। और
जितना वर्ड बोला उसको लेकर मैं एक ये लिखूं, नोट। इससे दो प्रॉपर्टी निकाला गया, समेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समेशन ही है, समेशन इंटीग्रेशन है। समेशन तब यूज करते हैं जब मेरा वैल्यू डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3, जिसको हम इंटीजर खास तौर से नेचुरल नंबर का सम हो या होल नंबर का सम हो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह के ना, उसको हम डिस्क्रीट नंबर कहते हैं। खास तौर से कहो कि डिस्क्रीट नंबर के लिए जो -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सारे नंबर जो डिस्क्रीट नंबर है। तो डिस्क्रीट नंबर की बात जो होती है वहां पे हम समेशन का सिंबल यूज करते हैं, सिग्मा। और कंटिन्यूअस नंबर जैसे 0 से 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, तो 0 से 1 के बीच हर एक नंबर को काउंट कर रहे हैं, 0 से 10 के बीच हर एक नंबर को काउंट कर रहे हैं, 0 से 100 के बीच हर एक नंबर को काउंट कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम समेशन यूज नहीं करते हैं, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। दोनों, ये भी सम है और ये भी सम है। इसका नाम है कंटिन्यूड डिस्क्रीट समेशन, इसका नाम है कंटिन्यूड कंटिन्यूअस समेशन। दोनों सम ही है, दोनों बहुत सारे टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, लेकिन इसमें खास तौर से मेरे पास नंबर, हर एक नंबर काउंट करना होता है किसी इंटरवल के बीच, तब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और डिस्क्रीट नंबर अलग अलग वैल्यू 1 2 1.5, मतलब हर एक वैल्यू काउंट नहीं करना, अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू को काउंट करने हैं, उसके लिए ऐड करना है, तो उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा है 7th प्रॉपर्टी, उस 7th प्रॉपर्टी से ये दोनों निकलता है, समेशन इंटीग्रेशन दोनों सम ही हैं। लेकिन उससे पहले एक नोट पढ़ लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, सीधा सीधा बोलूं मैं, उसको लैंग्वेज में लिखाएंगे कि सपोज इट की रो है, रो है, रो है, इस रो में हर एक एलिमेंट एल टर्म का सम है, इस रो में हर एक नंबर एल टर्म का सम है, एम टर्म का, और इस रो में हर एक नंबर, हर एक एलिमेंट एन टर्म का सम है। और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम में हर एक एलिमेंट एल टर्म का सम है, इस कॉलम में हर एक एलिमेंट एम टर्म का सम है, इस कॉलम में हर एक एलिमेंट एन टर्म का सम है। तो चाहे इसको स्प्लिट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ना, जब जैसे भी तोड़ा था कि फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट दो का सम था, और सेकेंड रो में एक ही एलिमेंट हर एक टर्म, सेकेंड रो एक ही एलिमेंट हर एक टर्म, हर एक एलिमेंट में एक ही टर्म थे, थर्ड रो में हर एक एलिमेंट में एक ही टर्म थे, तो इस केस में 2 बना था। उस तरह कॉलम में था कि कॉलम में, यहां सेकेंड कॉलम में मैंने दिखाया था अभी कि 2 टर्म थे, हर एक एलिमेंट को 2 टर्म थे, और फर्स्ट कॉलम को हर एक एलिमेंट को 1 टर्म थे, थर्ड कॉलम को हर एक एलिमेंट को 1 टर्म था, तो इस केस में 2 ही हो गए। लेकिन यहां पे फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट एल टर्म का सम है। जब सपोज कि इसमें हर एक एलिमेंट 3 टर्म है, इसमें हर एक एलिमेंट 2 टर्म है, और इसमें हर एक एलिमेंट में 4 टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कितना डिकम्पोज करते, सीधा सीधा एल मल्टीप्लाइड एम मल्टीप्लाइड एन, दैट इज अगर 3 to 4 का लिया तो 3 into 2 into 4, 24 डिनोमिनेटर टूट जाएंगे। उसी को मैं अब लिख रहा यहां पे इंग्लिश में, समझो
In a third order determinant, in a third order determinant, in a third order element, in a third order determinant, each element of, कॉलम से लिख देते हैं, उसका रो में समझ लेना, हम कॉलम के बारे में रो में समझना। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम each element of first column is the sum of L terms. Each element of second column is the sum of m terms and third column is the sum of n terms, then the determinant can be decomposed into L into M into N determinants. ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, in a third order determinants each element of first column is the sum of L terms, each element of second column is the sum of n terms, and third column is the sum of n terms, then the determinant can be decomposed into L plus L into M into n determinants. इसको मैथमेटिकली मैं समझा दूं थोड़ा, अगर पे प्रॉब्लम सेशन करेंगे हम लोग, जितना आप पढ़ रहे हैं खास तौर से जेईई मेन का टॉपिक, जो प्रॉब्लम सेशन लेने वाले हैं, प्रॉब्लम सेशन आएगा। तो अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ पे L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2, या यहाँ पे नहीं था, ये यहां पे L3 प्लस L4 प्लस L5, M3 प्लस M2, N3, थर्ड ऑर्डर लिखना है L6, L7, L8, L9, M5, M6, M7, M8, N4 या 2 सॉरी, N3, N2, N4, N5। अब इसको कितना कर सकते हैं वो समझो।
फर्स्ट कॉलम में देखूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 है। कैसे कि L1 प्लस L2 M1 प्लस, यहां नहीं है तो 0 देखेंगे तो एक टर्म 2 टर्म, ये एलिमेंट 2 टर्म का सम, ये एलिमेंट 2 टर्म का सम, ये एलिमेंट 2 टर्म का सम। तो L का वैल्यू जो लिखा था वो 2 आएगा, वहां जो L था डेफिनेशन में। टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कितना टूटेगा वो देखो, L3 L4 L5 3 टर्म है, तो इसमें नहीं दिख रहा है तो दिखेगा 3 3 3, हर एक टर्म हर एक एलिमेंट 3 टर्म का सम है। इसमें 3 टर्म का नेम L3 L4 L5, 3 टर्म का नेम M3 M4 0 N2 0 0। इसमें 3 है, इसमें 2 है। इसमें देखो तो 1 2 3 4 टर्म का सम है ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट 4 टर्म का सम है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां नहीं है तो हम करके देखेंगे, 4 पूरा देंगे 0 करके, पुराने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो थर्ड कॉलम 4 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट थर्ड कॉलम आएगा 4 एलिमेंट का सम है, 4 टर्म का, सॉरी फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट 2 टर्म का सम, सेकेंड कॉलम में हर एक एलिमेंट 3 टर्म का सम, थर्ड कॉलम में हर एक एलिमेंट 4 टर्म का सम, 2 into 3 into 4, तो 4 12 12 24। ये अगर इसको मैं स्प्लिट करूं, डिकम्पोज करूं, स्प्लिट तोड़ना डिकम्पोज करना, तो ये 24 डिटरमिनेंट में स्प्लिट होगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने बता दिया। फास्ट में फैक्चुअल चीजें याद रखना है जो कि आपको बता दिया गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे समेशन। समेशन कैसे निकला, इसी से निकला वो समझाते हैं आपको। सपोज डेट कि यहां पे डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 A1 B1 C1 A2 B2 समेशन पढ़ा रहे हैं सर। चौथा पॉइंट इसी का है, लेकिन 8th पॉइंट में पढ़िए। समेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इस पे क्वेश्चन करेंगे भी हम। तो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट को समझे फॉर्मूला लाने से पहले कैसे। सपोज मेरे पास डेल्टा 1 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल्टा 2 है XYZ A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका दोनों रो सेम है, ये चेंज। डेल्टा 3 तो ये हो गया, मैंने मान लिया LMN A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मुझे नया डेल्टा निकालना है, डेल्टा। तो ये डेल्टा होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 करना है। इसको मैं लिख सकता समेशन, R एक वेरिएबल मानते जो 1 से लेके 3 तक जाता, और यहां पे डेल्टा की जगह R लिखते, तो ये कंटिन्यूड समेशन देता। 1 रखते तो डेल्टा 1 का 2 आता है, 2 रखते थे डेल्टा 2, 3 पे जाके एंड करना है, 3 रखते तो डेल्टा 3 ऐड आ जाता। और उसी तरह अगर सम देखते तीनों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करते, तो ये तीनों में सेम है, तो अभी भी प्रॉपर्टी से आता है, जो प्रॉपर्टी पढ़ा था A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सेम आता सर। इसको ऐड करते हैं, अभी अलग किया था, अलग करके फिर वापस ऐड करें तो वैसा ही होगा। तो ऐड करेंगे आप, तो ये तो सेम है, तो सेम आ गया। अभी A1
तो यहाँ पे ऐड होगा a1 प्लस एक्स प्लस एल, a1 प्लस एक्स प्लस एल, यहाँ पे ऐड होगा b1 प्लस y प्लस m, यहाँ पे होगा c1 प्लस z प्लस n, c1 प्लस z प्लस n। अब इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टर्म का सम है, तो इसको हम समेशन में लिख सकते हैं, इसको हम समेशन में लिख सकते हैं, इसको समेशन में लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों एज इट इज आएगा। तो अब इसी के लिए इसी पे हम बेस्ड प्रॉपर्टी ऑफ समेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। समेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं कि मेरे पास डेल्टा आर पहले से है, यहां पे डेल्टा आर में ये आर का फंक्शन है, जी आर आर का फंक्शन है, एच आर आर का फंक्शन, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहां पे लिखो कि r बिलोंग्स नेचुरल नंबर। ओके, r बिलोंग्स नेचुरल नंबर या होल नंबर भी दे सकते हैं, अभी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 and c2 are constants independent from r। अब मैं इसका समेशन निकालना है फॉर्मूला में कि हमें कहां से कहां तक सपोज डेट की 1 से लेके n तक जाना है। यहां पे 1 रखेंगे तो f1 g1 r1, यहां पे 2 रखेंगे तो f2 g2 r2। तो सारे का सम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 डेल्टा n तक का सम, कैपिटल N सर। अभी मैंने r बिलोंग्स नेचर नेचर लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सब का सम। तो यहाँ पे डेल्टा 1 में f1 g1 h1 f(2) g(2) h(2) f(3) g(3) ऐसे करके सबका सम करेंगे, तो उतना टाइम लगेगा ना। तो बेटर क्या है कि हम इसको समेशन करेंगे। तो अभी देखा कि जब समेशन करते सब ऐड होता तो इसी पे समेशन जाता। तो यहाँ पे डेल्टा r अगर कर देंगे तो समेशन डायरेक्ट यहाँ आता है, समेशन फ्रॉम r1 to n उसके बाद f ऑफ r, यहां पे समेशन r फ्रॉम 1 to n, g ऑफ r समेशन r फ्रॉम 1 to n, h ऑफ r। और ये वाले में कुछ टच नहीं करेंगे, हमें भी दिखाया था वैसा ही आएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको कोई टच नहीं करना। आगे चल के हम एक चीज लिखाने वाले, ये रो में बताए, कॉलम में भी लिख देते कि अगर एक से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल होता है तो हम ये समेशन लगाने से पहले डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके बाद समेशन और इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो नोट्स जो लिखाएंगे एट द एंड में लिखाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट के बाद। अभी इतना समझना है कि वेरिएबल किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही रखना है, ज्यादा 2 कॉलम 2 रो में 3 कॉलम 3 रो वेरिएबल नहीं रखना है समेशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए वही होगा, लेकिन एक से ज्यादा में हो सकता है, तो उसके लिए नोट्स लिखाएंगे हम आपको। अब इसी की जगह कॉलम में होता g ऑफ r, फर्स्ट कॉलम ही लेते, किसी एक कॉलम में हो सकता है, किसी एक रो में हो सकता है वेरिएबल। यहां वेरिएबल आ रहा है, यहां a1 b1 c1
A2 B2 C2। तो अब मैं इसको लिखूं समेशन r फ्रॉम 1 टू n डेल्टा r। तो यहां पे सीधा होगा समेशन r फ्रॉम 1 टू n f ऑफ r, समेशन r फ्रॉम 1 टू n g ऑफ r, समेशन r फ्रॉम 1 टू n h ऑफ r। मैंने कैपिटल एन लिखा है, कितने लोग कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन भी लिखते हैं, इसलिए मुझे बार बार स्मॉल एन लिखा रहा है, मैं ज्यादा स्मॉल एन ही यूज करता हूं। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो मैं क्या देख रहा कि एक ही कॉलम में वेरिएबल है, तो इस पे समेशन लगाएंगे, तो जिसमें वेरिएबल होता है उसी कॉलम या उसी रो पे समेशन जाता है। ये प्रॉपर्टी इतना आया अभी तक। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तुरंत, और अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई खराब क्वेश्चन नहीं है। याद रखना मेरा चल रहा है समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन ये है कि डेल्टा आर दे रखे हैं, आर आर क्यू टू एन एन क्यू टू एन, यहां पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यहां पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर, यहां पे 2 इंटू एन प्लस वन है। मुझे वैल्यू निकालना है समेशन फ्रॉम r0 टू स्मॉल n डेल्टा r, इसका वैल्यू दिखाना है। तो फिर मैं अभी फॉर्मूला बताया, समेशन लगाता समेशन r फ्रॉम 0 टू n डेल्टा r, ये लाने के लिए। तो देखता ये r वेरिएबल है, क्योंकि r 0 टू n दिया, r वेरी कर रहा है 0 1 2 3, तो r बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है, r चेंज हो रहा है, n चेंज नहीं हो रहा है, तो n कांस्टेंट हुआ। तो ये रो कांस्टेंट, ये रो कांस्टेंट, ये रो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, लेकिन किसी रो या किसी एक कॉलम में एक भी वेरिएबल आ गया तो उसको वेरिएबल रो या वेरिएबल कॉलम ही माना जाता है। तो ये रो वेरिएबल रो है। अब यहां पे करेंगे समेशन r फ्रॉम 0 टू n, f ऑफ r की जगह r है, r फ्रॉम 0 टू n g ऑफ r की जगह r क्यूब है, 0 टू n h ऑफ r की जगह 2 है, और यहां पे n n क्यू 2n n इंटू n प्लस वन अपॉन टू, n इंटू n प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस वन, ये है। अब इसका लिख ही चुके, इसकी वैल्यू निकालने हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे अब समेशन r फ्रॉम 0 टू n डेल्टा r, ये जीरो से है तो जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए हम जीरो हटा के कर सकते, मतलब यहां पे r फ्रॉम 0 टू n है, तो जीरो काउंट कर लो, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे 0, और दूसरे वाले को हम 1 टू n r कर देंगे। 1 से लेके n तक अलग कर लिया, 0 का अलग लिया, 0 का अलग करेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो क्योंकि r0 0 पुट होगा। उसी तरह यहाँ पे r क्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं r फ्रॉम 1 टू n r, यहाँ पे उसी तरह r क्यू है, तो r 0 लेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 का क्यूब 0 ही होता है,
अब फिर 1 से स्टार्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो 0 तो मेरे काम कर रहा है नहीं, 1 to n r क्यूब। और यहां पे गौर से समझो, 2 को 0 से लेके n टाइम ऐड करना, मतलब जब r 0 है तब भी 2 ऐड करना है, जब r 1 है तब भी 2 ऐड करना है, जब r 2 है तब भी 2 ऐड करना है। मतलब इसमें 2 कितनी बार ऐड करना है, n+1 टाइम। याद रखो n+1 टाइम इसलिए क्यों कि 0 से लेके n तक काउंट करेंगे तो n+1 नंबर आता है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं फिलहाल के लिए, यहां पे थोड़ा आपको समझा देता हूं डिटेल में। r0 to n है 2 है, तो मैं क्या 2 बाहर निकाल लेता, तो r0 to n यहां पे 1 आ जाता। 1 को 0 है तब भी 1 ऐड, आप क्या करेंगे 2 टाइम्स 0 है तब भी 1 ऐड करना है तो 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे आगे ले जाएंगे 1 से लेकर n तक तो 1 आएगा। यहां पे r है तो r की जगह 0 रखा तब 0 आया, r की है r की जगह 0 है तो रखा। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है तो r की वैल्यू जितना टाइम आएगा उतना टाइम 1 ऐड होगा। r 0 है तब भी 1 ही ऐड करेंगे, तो 0 के लिए 1 लिया और 1 से लेके n तक लिया, और फिर 1 से लेके n तक का 1 का सम हमको n मालूम है। फिलहाल के लिए मैं यहां पे आपको उसी तरह यहां पे एक्सपांड करके लिख देता कि 2 बाहर आ गया तो 1 प्लस समेशन r फ्रॉम 1 to n, यहां पे 1 आया, इसी का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे n क्यूब 2n रहेगा और ये एज इट इज रहेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स n प्लस 1। अब नेचुरल नंबर का सम, ये नेचुरल नंबर का लॉ है, नेचुरल 1 से n तक आपको मालूम है, नेचुरल नंबर का सम 1 से n तक का सम होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब तक का सम। ये था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n तक का सम, तो उसका आपको मालूम था। और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का रूल आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। और यहां पे 2 बाहर है, ये 1 और ये 1 से लेके n तक 1 बार बार ऐड करेंगे, n टाइम 1 ऐड करेंगे तो टोटल हुआ n, तो 1 प्लस n हुआ। और यहां पे एज इट इज n क्यूब 2n, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स n प्लस 1। अब मैं देखूं तो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल है। मैंने कल ही प्रॉपर्टी पढ़ाया है, कोई 2 रो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो और कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका वैल्यू जो निकालना था वो 0 आया है, इतना याद रखना है आपको। अब हम
9th पे इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बात करेंगे। समेशन जैसा इंटीग्रेशन, इसमें कुछ है नहीं। अगर मेरे पास डेल्टा एक्स है, एक्स का फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, सपोज मान लीजिए रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कैसे है? किसी एक रो में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, यहां पे a1 b1 c1, a2 b2 c2। मुझे निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b डेल्टा x dx निकालना। देखो फर्स्ट रो x का फंक्शन है, इसलिए जब इसको एक्सपांड करेंगे तो डेल्टा जो आएगा x का फंक्शन ही आएगा, इसलिए डेल्टा जो फंक्शन है x फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो में मैं चाहूं तो सेकंड रो में भी रख, किसी एक रो को हम वेरिएबल बना सकते हैं और डिटरमिनेंट लगाएंगे, या किसी एक कॉलम को, वो भी लिख देंगे। अब यहां पे करेंगे तो सिमिलर जैसा मैंने इसके लिए लिखा है, समेशन के लिखा है, सिंबल सिर्फ चेंज है, समेशन और इंटीग्रेशन का। तो यहां आएगा a टू b f ऑफ x dx इंटीग्रेशन था। तो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x, या सॉरी g ऑफ x आएगा यहां पे, g ऑफ x dx, a टू b h ऑफ x dx, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस फॉर्मूला से हम विदाउट एक्सपेंड करके फास्ट में कोई डिटरमिनेंट फंक्शन, डिटरमिनेंट x का फंक्शन है, किसी वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमको इंटीग्रेशन निकालना है। और कोई एक ही रो और एक ही कॉलम अगर वेरिएबल है तो मैं विदाउट एक्सपेंशन का उसको इजीली फास्ट सॉल्व कर सकता। आप अगर उसको सॉल्व करने एक्सपेंड करके तो बहुत टाइम लगेगा, बट अभी हम नोट्स में लिखाएंगे कि एक से ज्यादा रो, if more than one row or column contains variable, then we have to expand first then integrate। इन्हें फर्स्ट कॉलम रो में लिखा, मैं चाहूं तो कहेगा नहीं सर मुझे कॉलम में दिखाओ, किसी रो कॉलम में दिखा दो, मैं ऐसे भी कर सकता, लेकिन कोई एक कॉलम को ही वेरिएबल रखूंगा, किसी एक कॉलम को ही वेरिएबल रखेंगे। मैं सपोज डेट के थर्ड कॉलम को वेरिएबल रख रहा, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये थर्ड कॉलम x का वेरिएबल है, इसलिए डिटरमिनेंट भी x का वेरिएबल है। अब मुझे इसको एक्सपैंड करने हैं, तो एक्सपैंड करने का कोई फायदा है नहीं, फास्ट जल्दी होगा, एक ही कॉलम वेरिएबल लगता है, इसलिए अब इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, या लिखना यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 and c2 are constants and independent of independent from x। मेरा जनरली वेरिएबल जो यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो x यूज करते हैं, x ज्यादा चलन में है। आप कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, x ज्यादा चलन में, इसलिए x में लिखता हूं। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा है तो कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है, a1 b1 c1
A2B2C2, लेकिन इंटीग्रेशन जहां यहां लगेगा, इंटीग्रेशन A2B f of x dx, इंटीग्रेशन A2B g of dx, इंटीग्रेशन A2B h of x dx। इस पे क्वेश्चन हम करेंगे प्रॉब्लम सेशन में, लेकिन इसका नोट्स वाला जो है वो आज करेंगे क्वेश्चन। वो नोट्स वाला में ज्यादा काम होता नहीं, इसलिए नोट्स वाला को आज ही फिनिश करेंगे। तो इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेशन में आएगा। याद रखिए एग्जाम में ज्यादातर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिटरमिनेंट, ये जो सेवंथ प्रॉपर्टी, कल सिक्स जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, उसके बाद अभी सेवंथ प्रॉपर्टी से निकल गया, सेवंथ प्रॉपर्टी से निकल गया, एट प्रॉपर्टी से निकल गया, एट प्रॉपर्टी एंड नाइन प्रॉपर्टी, यही सब कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोट लिखिए इसका, किसका नोट? समेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के लिए। इफ मोर देन वन रो और कॉलम आर वेरिएबल्स contains variables, then first expand the determinant, then integrate it. Note, if more than one row or column, one row or column contains variable, then first expand the determinant and then first expand that and integrate it, and integrate or it। इंटीग्रेशन लिखा, इंटीग्रेट मतलब समेशन भी वही समझिए, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, सम, समेशन का मतलब सम। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे। मेरे पास था f of x sec x cos x sec square x plus cot x cosec x cos square x cos square x cosec square x 1 cos square x cosec square x। मुझे निकालना है पाई बाई 4 a की जगह b की जगह पाई बाई 2 f of x dx, इसका वैल्यू क्या होगा वो दिखाना है। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा तो नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगने वाला है। क्यों? कि इस रो में भी वेरिएबल है और इस रो में वेरिएबल है, इस रो में, तो यहां हर एक रो हर एक कॉलम में वेरिएबल है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वेरिएबल नहीं है, यहां पे एक से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल दिख रहा है। तो अभी भी नोट में लिखाया मैंने कि एक से ज्यादा वेरिएबल या एक से ज्यादा कॉलम में वेरिएबल और एक से ज्यादा रो में वेरिएबल हो तो फर्स्ट एक्सपांड करो देन इंटीग्रेट करो, तो तुम्हारा काम आसान होगा। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी 6 में पढ़ाया स्मार्ट एक्सपेंशन के लिए। किसके लिए? स्मार्ट एक्सपेंशन। तो स्मार्ट एक्सपेंशन
हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा आने वाला एक्सपेंशन, बहुत टाइम लगेगा, तो मेरा काम का नहीं है। ये चीज कंपटीशन में सीखनी है। एक्सपैंड करना है तो कैसे करना है, कैसे 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 फ्लो होता है, वो फ्लो सीखना है। अब इसमें फ्लो क्या है कि एक्सपैंड तो करना है, तो एक्सपैंड करने से पहले क्या, स्मार्ट एक्सपेंशन ध्यान देंगे। तो एक चीज मेरे दिमाग में फट से गया कि R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करूं तो cos स्क्वायर 0 सब्ट्रैक्शन, और cos स्क्वायर सब्ट्रैक्शन 0। तो R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो एक्सपेंशन मेरा स्मार्ट होता, फास्ट होता। तो अब यहाँ पे f ऑफ x, मैंने बताया है कि रो कॉलम ऑपरेशन से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, R3 को रिप्लेस कर रहा, रो ऑपरेशन लगा रहा। R3 को कैसे रिप्लेस कर रहा, इसके बगल में मैंने +1 रखा तो कोई दिक्कत है नहीं, R3 और माइनस R2 कर लेना, तो मेरा काम फास्ट होता है, इजीली, जिसको कहते हैं। अब फर्स्ट कॉलम को, रो को ऐसे लिखो, sec x cos x sec स्क्वायर x cot x cosec x। यहां पे इसको इजी अपनी जगह पे लिख दो, cos स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर, यहां पे आया sin स्क्वायर। अगर मैं ऐसे करता तभी तो आता है, छोड़। अब मैं यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर, यहां पे आएगा sin स्क्वायर x, यहां पे cos स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे 0, और cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर यहां पे 0। तो अब स्मार्ट एक्सपेंशन जो बोला था वो काम करेगा मेरा, एक ही बार मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इसके क्रॉस रो को हाइड कर देंगे, कॉलम को हाइड कर देंगे। मैंने एक्सपेंशन का क्या बताया, एक्सपेंड करने के लिए जिस एलिमेंट के क्रॉस एक्सपेंड करने जा रहे हैं उस एलिमेंट को के क्रॉस हम रो कॉलम को पहले हाइड करते हैं, बाकी का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो अब f ऑफ x आया, यहां पे डिटरमिनेंट का साइन बताया, कोफैक्टर का प्लस होता है, माइनस होता है, यहां पे प्लस होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा इसके आगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x, इसके आगे प्लस। अब ये चला गया तो दोनों भाई cos और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे cos x cosec स्क्वायर x माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x, और यहां पे sec स्क्वायर x cot x cosec x आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रेट करने से पहले मैनिपुलेट कर लेते हैं कि कुछ अच्छा सा छोटा सा एक्सप्रेशन दिखे, अच्छा सा। तो यहां पे f ऑफ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो यहां पे साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, आपको मालूम है। तो यहां पे साइन स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x 1 होगा। तो यहां पे बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद cos x माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहां पे साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, एंड यहां पे sec स्क्वायर x। हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते, तो यहां पे आता ये cos x डिवाइड बाई साइन x, कॉट का x में फॉर्मूला, और यहां पे इसको कर लेते 1 बाय साइन x। ओके, साइन को इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो यहां सिर्फ कॉस बचा।
साइन इससे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इसमें अभी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, इसको एज इट इज रहने दे, इसको चेंज कर लिया मैंने। अब नीचे साइन एक्स साइन स्क्वायर नीचे हो गया, यहां पे सेक स्क्वायर है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये साइन स्क्वायर एक्स सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, आपको मालूम है। उसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ साइन बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बच गया। बट अब ये माइनस था ये प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यहां पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर ऊपर में या साइन एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर नीचे में कैंसिल और कॉस बचा, यहां पे अगर कॉस पहले से है करे कॉस तो कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा। फिर से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसमें से कॉस कॉमन लेंगे, कॉमन लिए तो यहां पे बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स। ओके, मैनिपुलेट करके इंटीग्रेट करने पे आसान होता है। अब एफ ऑफ एक्स इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसको अलग इंटीग्रेट करने के लिए अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जी पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अब थोड़ा तो इंटीग्रेशन जानते होंगे, तो थोड़ा इंटीग्रेशन जानते हैं, उसी को यूज करते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 dx। तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन का जो नेचर है वो लीनियर होता है। लीनियर कहने का सेंस है कि अलग अलग टर्म को हम एक साथ इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, तो ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करो या इसको अलग करो इसको अलग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीनियर नेचर कहलाता है। उसका फुल टर्म है जो पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन डिटेल में, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है, वो आपको कोई जल्दी बताता नहीं है, सीधा इंटीग्रेट कर बता देता है ऐसा होता है, लेकिन ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही अलग होता है, ये अलग ये अलग। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इस टर्म को अलग कर लेंगे इस टर्म को अलग कर लेंगे, तो यहां पे पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx, और इसका अलग साइन स्क्वायर एक्स पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 dx। इतना बड़ा एक्सप्रेशन था और इतना शॉर्ट हो गया, ये इजीली हो जाएगा। इजीली इसलिए होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, और ये इजीली नहीं हो पाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे पाई बाय 4 से पाई बाय 2, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने पढ़ाया है पहले, और आप जो नहीं पढ़े हो पढ़ के रख चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, के 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 को दीजिए डिवाइड देंगे तो आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। थीटा की जगह x है तो x यूज करेंगे, यहां साइन स्क्वायर x है तो यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। और इसमें हम पुट करेंगे t इक्वल टू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन इसमें फार्मूला, तो dt इक्वल टू, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अपग्रेड क्वेश्चन है, बहुत चीज सीखने के लिए से मिलता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है आपको मालूम है, तो t इक्वल टू साइन x, तो dt इक्वल टू कॉस x dx। तो यहां पे हम पुट कर लेंगे t की जगह t स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स की टी पुट कर दिया टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स का डी टी, ठीक है। लिमिट चेंज होगा, लिमिट चेंज इसलिए होगा कि x का लिमिट पाई 4 से पाई 2 है, t का नहीं। तो t की लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे पाई 4 रखेंगे, तो t का लिमिट यहाँ पे 1/√2 है, क्योंकि साइन पाई 4 यहाँ पे पाई 4 रखा है x की जगह, साइन पाई 4 1/2 आता है। अपर लिमिट पाई 2 है, पाई 2 रखेंगे तो 1 आता है। तो t का लिमिट अब आया, ये लिमिट रख देंगे तो आंसर गलत आएगा। अभी लिमिट आया 1/√2 से 1 तक, और यहाँ पे माइनस